क्योंकि मतगणना जो चल रही है इस वक्त, जिसमें थोड़ी बहुत तस्वीर स्पष्ट भी हो गई है क्योंकि शुरुआती राउंड्स हैं ये, लेकिन यही पूरी तस्वीर लेकर आपके सामने एक बार फिर हम हाजिर हैं। और हमारे पैनलिस्ट का परिचय एक बार आपसे करवा देते हैं। इस पर विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस जनादेश में, हमारे साथ है राजीव जेटली जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, तौसीफ अहमद खान टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर राजगोपालन जी वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। और तौसीफ अहमद खान, आपसे सवाल लेना चाहूंगी सबसे पहले, क्या हुआ? ममता बनर्जी तो मुश्किल में नजर आ रही हैं तौसीफ जी नंदीग्राम में। नहीं, ममता बनर्जी ने बंगला जीतने का संकल्प उठाया था तीसरी दफा और वो जीतती हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम से टॉक अबाउट नंदीग्राम तौसीफ, लेट्स टॉक नंदीग्राम। नंदीग्राम से चैलेंज किया गया था शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। बीजेपी कहते थे कि शुभेंदु अधिकारी नंबर 2 के नेता हैं और शुभेंदु अधिकारी को लेकर ये इम्कान लगाया गया था कि और भी तृणमूल के एमएलएज को वो तृणमूल से निकालकर बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे। और यही वजह था कि ममता बनर्जी ने सोच समझ करके ये फैसला लिया कि वो भवानीपुर सीट छोड़ करके वो जा करके वहां से नंदीग्राम से डायरेक्ट चैलेंज। लेकिन तौसीफ जी, आपको एक बात कहना चाहूंगी, क्या आप ये मानते हैं कि ये सीट निकालनी ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किल का ही खेल है? क्योंकि जरा सोचिए, मत पड़ रहे हैं और वो बूथ में जाकर बैठी हैं, वो अपना नंदीग्राम से वो हिल नहीं रही हैं, वहीं पर गढ़ बनाकर बैठी रही कि किसी तरह ये सीट मेरे हाथ से ना निकल जाए। आप ये मानते हैं कि इज्जत की लड़ाई हो गई ये ममता बनर्जी की? और शुरुआती रुझानों से ही लगातार शुभेंदु जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं, धड़कन तो तेज हो ही रही होगी आप लोगों की, क्या कहते हैं आप? नहीं, नंदीग्राम में बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि वहां पे जो लोकल नेता थे तृणमूल पार्टी के, उनके कैसा रोल रहा चुनाव के दौरान, क्योंकि हमने देखा कि बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से, जिसके वजह से ममता बनर्जी को खुद जाकर के वहां पे बूथ के बाहर बैठे रहना पड़ा। तो ये सारे मामला है, लेकिन अभी तो ये रुझान है। अभी फाइनल काउंटिंग आप देखेंगी तो आखिरी के जो राउंड्स आएंगे आपको दिखेंगे कि वो एक चटिया सादा वोट जो है ममता बनर्जी के फेवर में पड़ा है। जी हाँ, इससे यह साबित होता है कि शुभेंदु अधिकारी की एक बड़े प्रभावशाली उस इलाके में रहे हैं और उनको भी वोट मिला है। इस बात से यह साबित होता है कि शुभेंदु अधिकारी को भी वोट मिला है, लेकिन वो बीजेपी बंगाल ना जीत पाएगी। और हमने आज सुबह में देखा था बीजेपी के नेता बहकी बातें कर रहे थे, उनका आज चाल ढाल बदला हुआ था कि बंगाल बीजेपी जीतने को लेकर के। Yes, let's put this in perspective. You know, let me rephrase the question, and we also welcome Rajiv Jetli as well as Rajgopalan ji. And Rajiv ji, I'm going to come to you also. A very quick one from Tauseef, and then you can counter that. I'm sure there's a lot of for West Bengal, it's not over even when the numbers are out finally. Tauseef, the question is that even if Mamta loses Nandigram, let's just assume, and wins Bengal, the bigger headline would be Mamata Banerjee losing Nandigram. Even if Mamata Banerjee wins Nandigram, the bigger headline would be BJP managed to give you a massive scare, and they've already crossed, as promised, 100 mark. So the larger question here is that what happened to the overconfidence of Trinamool Congress? The mood of the people, Tauseef, is clearly divided now. The mandate is divided now. It is the BJP which has completely dislodged left the once upon a time opposition in West Bengal. What I'm trying to say is that if you agree or not, there is a clear shift in politics in West Bengal. No, whether you see it or not, whether you tell it or not, the fact is that till yesterday, it was BJP who was showing overconfidence. It was BJP who was saying that they are going to form the government. But today, since the trends has started coming in, Trinamool is moving towards a 2/3 majority. Trinamool is moving towards forming a government. Please? Yes. Rajiv, quickly. We can comment this on after things will get clear, because result is still awaited. The only request I want to make to the TMC leader, that people are in fear in West Bengal, and a cadre of BJP, supporter of BJP, voter of BJP,
I was in Kolkata for almost 2 months. I kept roaming there in nearby areas, almost radius of 250 kilometers. So we were told every time that Dada, please bring your government. अपनी सरकार बनाइए, नहीं तो it will be very difficult for us because TMC goons, TMC government will lodge false cases against us. They may attack on our houses. So I would request, please honor the democracy to the TMC leaders. Please ensure our all cadre, our voters, our supporters, those who really want Bengal to be in India, Bengal to be a part of India, those who don't want division on the ground of languages. I would request all these people that please ensure that you will not hurt anyone who believes in democracy. You will not hurt anyone who really want people to keep their notions freely. So राजीव this जी, is यहाँ the this is पर what the आपकी assurance we are बात looking from सुनकर a TMC आपकी leader. बात सुनकर वो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें ये माना जाता है कि जब चुनाव खत्म होते हैं पश्चिम बंगाल में, ये जो खेला होबे इस बार खेला गया, हिंसा का खेला होबे शुरू होता है, उसके बाद आगे बढ़ता जाता है। 2011 में जब वाम दलों के हारे और टीएमसी वापस आई, 56 वाम के नेता 9 महीने में मारे गए। ये हिंसा का खेला होबे रोकना, यही आपके शब्दों में आप अपने इमोशंस में इस समय बयां कर रहे हैं राजीव जी। लेकिन बीजेपी विपक्षी पार्टी बनकर जो आंकड़े इस वक्त रुझान दिखा रहे हैं, रुझानों में यह लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी काबिज हो रही है। मान सकते हैं आप कि आपकी जिम्मेदारी एक विपक्ष के नेता के तौर पर, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर अब बढ़ जाएगी और ये हिंसा का खेला होबे इसे रोकने का दारोमदार भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। देखिए, हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। हमें सुरक्षा देनी है पश्चिम बंगाल के हर एक नागरिक को। हमें सुरक्षा देनी है जो राजनीतिक तौर पे किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है उसको भी, क्योंकि विचारधारा, मैंने सुना है कि पश्चिम बंगाल में धर्म जो होता है लोगों का वो केवल विचारधारा होता है, राजनीतिक विचारधारा। मैं लगभग 2-3 महीने कोलकाता में रहा हूँ और उस टाइम पे जो मैंने बात सीखी वहाँ पर, वो यही सीखी कि लोगों को विचारधारा में इतना उलझा के रखा हुआ है कि ना वो डेवलपमेंट की बात कर पाते हैं, ना वो वहाँ पर इंडस्ट्री की बात कर पाते हैं, ना वो कोई इसी और तरीके की बात करते हैं। क्योंकि वहाँ विचारधारा की लड़ाई में लगभग 40-45 साल से आपने देखा कि विचारधारा की लड़ाई में ही वहाँ का व्यक्ति एंगेज हो रखा है। हम चाहते हैं उसे बाहर निकालना। अब वो विचारधारा की बात अच्छी है, राजनीतिक विचारधारा किसी की कोई भी हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट, पश्चिम बंगाल की विकास के अंदर आपका क्या योगदान रहा किसी भी गवर्नमेंट का, ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, विपक्ष की भूमिका वहाँ निभाने वाले हैं। राजीव जी, पश्चिम बंगाल से हटकर असम की बात कर लेते हैं, तनाव से हटकर खुशी की बात कर लेते हैं। यही कहूंगी, इस वक्त भी आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि असम के आंकड़े तो इस वक्त दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है रुझानों के हिसाब से। मुंह मीठा कर लिया आपने कि नहीं? असम के अंदर हमने सरकार चलाई है। जहां जहां हमने सरकार चलाई है वहां की जनता को भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का टेस्ट देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में हमने सरकार नहीं चलाई थी, इसलिए उस टेस्ट से कहीं ना कहीं अछूती रह गई वहां की जनता। तो जहां जहां भाजपा की सरकार, चाहे आप देखिए हरियाणा, चाहे देखिए गुजरात, चाहे किसी भी प्रदेश में देखिए, वहां पर रिपीट करती है। तो ये मौका एक जो पश्चिम बंगाल की जनता को विकास का मिलना था, अब नहीं मिला तो अगली बार जरूर मिलेगा। लेकिन एक बदलाव जो पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है वो असम की जनता ने देख लिया है और असम की जनता जानती है कि मेरे देश की बेहतरी और मेरे प्रदेश की बेहतरी किस बात में। इसीलिए असम ने हमें भरपूर मात्रा में मैंडेट दिया और वो चाहते हैं कि असम देश का हिस्सा बन के रहे, देशवासी असम में और असमवासी देश में रहे। यही हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल के साथ भी होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा रहे, पश्चिम बंगाल के सभी नागरिक देश के विभिन्न भागों में जाकर के एकोमोडेट हो और विभिन्न भागों से लोग पश्चिम बंगाल में जाकर Rajiv ji, but what happened to the confidence? What happened to the confidence of the BJP? There was this talk of 200 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। We were at 3. Now you are showing 3 figures. So लेकिन लोकसभा के चुनावों में राजीव जी आप लोगों ने 40% जो वोट हासिल किया, जिसको अगर हम विधानसभा सीटों में तब्दील करें तो 120 बनती हैं। 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, प्रशांत किशोर कहते रहे। अब क्या 100 का आंकड़ा नहीं, मैं 120 की बात कर रही हूं,
क्या लोकसभा चुनावों में जो आप लोगों ने अपना जनाधार तैयार हुआ था, आप लोगों का, आपको जो वोट मिले थे, क्या आप उस आंकड़े तक पहुंच पाएंगे या फिर आपको लगता है कि संतुष्ट होना चाहिए कि हम मुख्य विपक्षी दल बन गए? देखिए, अभी फिलहाल किस आंकड़े पे पहुंचेंगे, किस पे नहीं पहुंचेंगे, वो थोड़ी देर में पोजीशन क्लियर होगी। लेकिन एक बात अभी तो के बिल्कुल आंकड़ों के स्पष्ट हिसाब है, से आपकी प्रतिक्रिया? लड़ाई अब हमने लड़नी शुरू करनी पड़ेगी। ये राजनीतिक इलेक्टोरल मोड था, ये चुनावी मोड था। अब रियल मायने में जो लड़ाई है पश्चिम बंगाल की जनता की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने भारी तादाद में हमें मैंडेट किया है, हमारी सीटें संख्या बढ़ के आई है, हमारी सीटें बढ़ के आई है, हम 3 फिगर में पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट एज गुड एज हमारी गवर्नमेंट है वहां पर। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे नंबर ऑफ विधायक अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाता है। तो हमारी असली चुनौती ये नहीं है कि अभी कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितनी फिगर्स आ रही है। असली चुनौती ये है कि पश्चिम बंगाल की जो रियल लड़ाई है, जो असली लड़ाई है, वो किसको लड़नी है? वो हमें ही लड़नी है। क्योंकि अभी तक जैसे आपने देखा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की गई, सीधा मुसलमानों से ये आग्रह किया गया कि आप हमें वोट कीजिए। तो ये जो कल्चर, एक तरफ आप मुसलमान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो व्यक्ति बाहर से आता है उसे आप गुंडे की उपाधि देते हैं कि वो गुंडे बाहर से आ गए। बंगला भाषी के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, उनका डिवीजन किया जाता है। कितने डिवीजन आप कर लेंगे? Rajiv, hold your thoughts. Let me get an objective view here before we go to my colleague Shubhendu. Rajagopalan ji, you heard both sides. But then we'll have to give it to the BJP for managing to reach that as promised 100 mark, and also give it to the TMC. Tooth and nail, although you'll say that let's wait till 8 p.m. But even if you look at the trends, they are in a very comfortable position. Now the only thing, the focus is on now Nandigram. So what do you think is the larger optics here? I'm specifically talking about Nandigram Battle Royal, because that is something which has actually determined the mood of the people of West Bengal. It is not the same Didi or their love for the same Didi that we would have been talking in the previous elections. Things have changed. The whole landscape, political landscape, Rajgopalan ji of West Bengal has changed. What will you attribute that to? I attribute to that the arrogance of Mamata Banerjee. The arrogance of Mamata Banerjee, which has been, she left Bhawanipur and concentrated on Nandigram. Now she is losing. The trend shows that she is losing. We cannot say till the results come out. Even if she wins, she is not she will be a lame duck chief minister. Even if she becomes the chief minister, I don't think the TMC leaders will elect her as chief minister once she loses the battle. When the captain loses, once the commander loses, the entire morale of the Trinamool Congress will also collapse. My understanding is the appeasement politics which Mamata Banerjee encouraged, that now she has to be, in a tight corner. She cannot ignore the Hindu votes there. Now she cannot whip up the feelings of Muslims there. But then looking at the trends, Mamata Banerjee, if you could just quickly shift gears here. Looking at the trends, Trinamool is leading right now on 200. That is becoming the truth. While the BJP's tally in terms of leads has come down to 86. Mamata Banerjee cannot drag her tail in 2024 Yes, let's not lose the sight of the numbers, because at the end of the day, no matter how much we analyze theoretically, the numbers speak for themselves. Mamata Banerjee's Trinamool Congress is in a mood of split. I understand that 25 to 30 MLAs of Mamata Banerjee, even if they get elected, Rajgopalan ji, aap point देखना चाहेंगे 286. Okay. These are all certain speculations. I get a SMS. Okay, I got a SMS a short while ago. Right. 286 is that's the number. These are the numbers coming from straight ECI. We're not looking at what other channels are showing. 200 leading Mamata Banerjee, 86 BJP. Rajgopalan ji, very quickly. No, it's a tough fight. It's a tough call. Mamata Banerjee is also trailing. That shows the Election Commission websites also says Suendra Adhikari is in a trend. The entire Suendra Adhikari who has been sidelined because of Abhishek Banerjee. Now Mamata Banerjee will realize Abhishek Banerjee to be sidelined in Trinamool Congress. Otherwise, Trinamool Congress cannot do that. So therefore, every political party has the weakness of son-in-law or nephew or son or anything which BJP does not have. चलिए राजगोपालन जी, यहाँ पर तौसीफ जी के पास वापस आना चाहूंगी। तौसीफ, क्या ये आप इस समय जबकि आंकड़ा दिखा रहा है 202 इस वक्त दिखा रहे हैं बढ़त के लिए रुझानों में, थैंक यू बोलना चाहेंगे वाम को और कांग्रेस को? क्योंकि यही बात कही जा रही थी कि जो वाम और कांग्रेस का सो कॉल्ड सेक्युलर वोट है
वो वोट अगर तृणमूल के हिस्से जाता है तो तृणमूल अपनी जमीन बचा पाने में सफल हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं इसीलिए सवाल उठा रही हूँ। धन्यवाद कहेंगे तृणमूल वाम को और कांग्रेस को, जिन्होंने ज्यादा प्रचार नहीं किया, जो बैक सीट पे रहे, जिन्होंने बहुत जगह पर कमजोर कैंडिडेट भी उतारे टीएमसी के खिलाफ, ताकि टीएमसी आंकड़े पे आगे बढ़ सके। नहीं, देखिए, राजनीति में धन्यवाद सिर्फ जनता को किया जाता है, जनता जनार्दन होती है। और जहां तक वाम और कांग्रेस का बात है, पेशकश पहले भी किया जा चुका था कि आप अलायंस कर लो, अलायंस को नहीं माने। आप देखिए कि हर एक क्षेत्र में, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट उतारा गया था उनके तरफ से। तो इसमें वाम और कांग्रेस का कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं रहा 2021 के चुनाव में, जो कि अंडरस्टूड था, क्योंकि जनता इतनी समझ रखती है कि जनता जानती है कि उनका वोट बर्बाद ना हो जाए। वो उनको वोट देते हैं जिनको जीतने का चांसेस रहता है। तो जनता को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि नरेंद्र मोदी के सरकार के या बीजेपी के जो राज्य सरकार है, उनकी दुष्ट नीतियों के खिलाफ अगर कोई एक विकल्प था तो वो सिर्फ ममता बनर्जी ही था। और यही वजह है कि उन्होंने असेंबली इलेक्शंस को तृणमूल कांग्रेस ने पर्सनालिटी पॉलिटिक्स के स्तर पर आप लेके आए। जिस तरीके के अटैक्स ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री, दीज इलेक्शंस वर नॉट अबाउट मोदी, these elections were not about Mamata Banerjee particularly, these were about the issues really, and particularly not about Prime Minister Modi. You made it sure, no, listen to me, you made it very vitriolic, you made it very, very personal, which actually should not be the case. No, see, Bengal BJP failed to present any leader. BJP Bengal House was divided in 3 factions. We have been saying this from the very beginning. What are you talking? You and are on the talking other BJP hand, house divided in Bengal. What about your house? Mamata Banerjee had a tough time putting her flock together. I mean, look at the kind of defections. At From least Mukul Trinamool, Roy to, you name your big leaders, they one by one they left. Now you will again attack BJP for that. That means you doubted their loyalties also. people who wanted to leave for reasons best known to them had left. But Rajagopalanji wants to come in here. Trinamool fielded That's very candidate on convenient. each of the seats. That's very convenient. BJP was struggling You to could find not candidates. consolidate your cadre. At the end of the day, cadre is what matters. Your cadre was all fragmented. Rajagopalanji, a quick one here and we go to Shubhendu. But the result shows otherwise. Agree. Result shows that Trinamool. Numbers is one thing, real issues, real optics is another thing. Yes, Rajagopalanji, please go ahead. Trinamool Congress lost its leader. Trinamool Congress lost many of the MLAs. Trinamool Congress is wanting to appease only one particular community. Therefore, they got exposed. My understanding is Trinamool Congress lost the entire plot thanks to Mamata Banerjee's arrogance. Mamata Banerjee could not deliver the properly because she depended only on 2 personalities, and that 2 personalities have let her down. Let her not be very, Okay, I'm just quickly interrupting you, Rajagopalanji. We have quick trends coming in. We have quick trends coming in from Kerala. And let's quickly shift our focus. उससे पहले राजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। राजगोपालन जी 1 मिनट। राजगोपालन जी 1 मिनट। ये जो बात हो रही है लगातार, एक बात हमको माननी ही पड़ेगी, जो जीता वो सिकंदर। तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आंकड़े आए हैं इस वक्त रुझानों के हिसाब से, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिख रहे हैं। राजीव जेटली जी, चूंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को टिकट दिया, ये सारे नेता दिग्गज नेता तृणमूल कांग्रेस के, आपसे ही मैं समझना चाहूंगी कि फिर ऐसे क्या कारण रहे कि इतने नेताओं का पलायन बीजेपी में हुआ तृणमूल कांग्रेस से, उसके बावजूद तृणमूल ये नंबर लेकर आ रही है। कहां पर क्या कमी रही बीजेपी की ओर से, या आपको क्या लगता है ऐसे क्या कारण रहे कि इतना कुछ हुआ? मतलब यहां तक कहा गया बीजेपी के द्वारा कि ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी, उसके बावजूद अगर ममता बनर्जी आंकड़े ला रही है तो बीजेपी को सोचना तो होगा, है ना? नहीं, दीदी कभी अकेली नहीं रह सकती हैं। उनके साथ एक और सज्जन है, जिसे जोड़ी कहा जाता है, पीशी और भाईपो की जोड़ी, जो बुआ और भतीजे की जोड़ी। तो यही पार्टी की जो पलायन का वजह थी, जो भी नेता वहां टीएमसी के अंदर थे, वो चाहते थे कि हम अब पार्टी का हिस्सा नहीं रह गए, उन्हें एहसास हो चुका था।
और वो चाहते थे कि किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े जहां पर अपनी अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता हो। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का जब नाम लेते हैं तो किसी दूसरे नेता का नाम नहीं लिया जाता। अभी पीछे तो 3 लोगों की पार्टी हो गई थी, एक टेम्परेरी डेपुटेशन पे आए थे जिसे प्रशांत किशोर कहते हैं। उन्होंने आकर ये डिसाइड किया कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता को खाना सिखाऊंगा, पहनना सिखाऊंगा, चलना सिखाऊंगा। तो वो चलना, खाना पीना इसी में लगे रहे। तो उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया। तो इससे उनका जो कार्यकर्ता, उनका जो नेता था वो इरिटेट हो गया था। उनका ये कहना था कि हमारे को बड़ा लंबा वक्त राजनीति करते हुए हो गया, बाहर से किया एक डेपुटेशन पे आया व्यक्ति अब हमारी राजनीतिक व्यवस्था को कैसे चलाना है वो बताएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि दीदी अब खुद हार रही हैं। अगर दीदी हार रही हैं तो अब देखिएगा आप भतीजा का नाम आगे प्रोजेक्ट करेंगे, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, क्योंकि उन्हें किसी और पर विश्वास नहीं है। और अब एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो दीदी का अपना भी कोई रोल पहले भी पार्टी में नहीं रह गया था, क्योंकि सारी पार्टी जो है अभिषेक बनर्जी ने टेक ओवर कर ली थी। अभिषेक बनर्जी है वहाँ कलेक्शन करते हैं, अभिषेक बनर्जी राजनीतिक पार्टी को चलाते हैं, वही नेताओं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसको गिराना है, किसको उठाना। और आपको हैरानी होगी कि जो हर राजनीतिक पार्टी की एक युवा विंग होती है, उस युवा विंग इनकी अपनी टीएमसी की थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने उसके अलावा उससे अलग हटते हुए भी अपनी एक युवा विंग बना ली थी। तो आप सोचिए, एक ही राजनीतिक पार्टी के अंदर जो आपका यूथ अध्यक्ष है उसको दरकिनार कर दिया, उसके पूरे काडर को दरकिनार करते हुए अपना अपने युवा विंग बना लिया। तो इससे एक बात का एहसास तो क्लियर हो गया कि अब वो पैरेलल विंग खड़ी करना चाहते थे। और अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में उनकी पैरेलल विंग खड़ी हो जाएगी तो आप बताइए बाकी के नेता कहाँ जाएंगे? बाकी के नेता जो पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करना चाहते थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो अभिषेक बनर्जी की जो Arun also from Thiruvananthapuram. Madhusmita is there. Meanwhile, let's tell our viewers, Kerala early trends look very good for LDF. We have in fact trends coming on all the seats, 140 seats, and if you look at Kerala, it's a very comfortable win for LDF, 91. Even if they are trends, 91, which means that LDF has scripted history in Kerala, breaking the 40-year-old pattern of alternate rule between the UDF and LDF, and this time LDF continues to govern the southern state of Kerala. And as we try and get Arun on this, Rajagopalanji, a quick analysis here. What do you think has clicked for Pinarayi Vijayan? Considering many poll pundits called it a triangular fight when Berry would say that BJP was actually into the game in terms of posing a formidable competition for both factions. But in Kerala, well, just 3 seats they are leading, but it's LDF all the way. Sakal, madam, I tell you, CPM has adopted a pro-Hindutva policy. CPM knew that Muslim voters are going away from them, therefore they would Hindus. So therefore Hindu votes helped Mr. Pinarayi Vijayan, and BJP is also a silent partner in that. The meaning, CPM has become BJP. CPM is wooing the Hindus. CPM is interested in creating a division in the Muslim voters. Therefore, they lost Muslim voters. Congress taken a little bit of Muslim voters and Christian. Therefore, Kerala has got 3 major communities as religions: Christian, Muslims, Hindu. Hindu voters have become CPM voters. CPM has become a Hindutva party. CPM should change its name as Kerala BJP. The reason being, I know many of the Hindus voted for CPM, fearing that Congress should not come back. Congress lost its entire game. Now, as in the previous segment, I said that what is going to be the future of Mr. Rahul Gandhi, if he is going to be the president of Congress again, he will be losing the West Bengal, Wayanad also in 2024, that trend says. Because out of 6 you MLAs talked about Rahul Wayanad, Gandhi chooses 6 to give are a going to vanilla CPM. interview to a news So that is agency Congress. when he was questioned whether he would like to leave the party. Voters, He in again, Wayanad no, itself, you see, let's I understand, analyzed because it why not ago. for Rahul? It So I am seems that seeing it's the just website why of not the for Election Commission. No, sir, I but get it the just seems feeling it's just that why even not in for Rahul Wayanad, Gandhi and that's it. CPM is doing best. Yes, just why not for Rahul Gandhi and that's it, and maybe it would not be why not even when we talk about, same state after 5 years. He seems to have given this very easy interview to one news agency where he was again dilly-dallying the question, a very, very pointed question. He was asked that whether he would like to lead the party this time around, where he left this, there was no answer to it.
There was absolutely no No, we- answer to it, which speaks volumes about the kind of confidence that has been generated within the Congress's cadres. Whether it is Kerala, Well, whether it is Kerala, whether it is Assam, the state where they used to rule for many, many decades. The Sakal and Madam Mamta Chopra, both please wait for 15th of May when Mr. Ghulam Nabi Azad has convened the party of G23. Then you know the real color of Mr. Rahul Gandhi. We are not here to criticize Congress. Congress lost its position as opposition party. My understanding In a is democracy, Congress will sir, not cross opposition is even as important as ruling alliance. It is very because important. the opposition leaders are doing disservice Yes, to where the is the nation. What will opposition you do? here? Right. People लेकिन reject राजगोपालन them. Every जी, state Congress केरल is में अगर हम rejected. देखें, Muslims are, taking केरल one में step for यूडीएफ moving away को from सत्ता Congress. में वापस लाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खूब प्रचार किया और ये माना गया कि इस बार केरल में अगर यूडीएफ वापस आती है, उनको लग रहा था कि यूडीएफ तो वापस आएगी क्योंकि ट्रेंड यही रहा है पिछले 4 दशक से कि अगर इस बार केरल में जीत जाते हैं तो राहुल गांधी की नेतृत्व केरल में क्षमता तो जीतना साबित हो मुश्किल है राहुल जाएगी। गांधी का, वो पता तो लग क्या- रहा है ना अभी। क्या क्या ये साबित हुआ अब एक बार फिर कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं केरल के नतीजों से। जहां जहां बिल्कुल केरल में खड़ी होगा। जहां जहां कांग्रेस जा रही है, खराब नतीजे आ रहे हैं। बिल्कुल राज्यपाल असम में देखिएगा, असम में देखिएगा, इवन राहुल गांधी एक ही बार वेस्ट बंगाल गया है और जा करके बोल दिया कोरोना में नहीं जा रहा हूं, सबको डरा दिया है। सो देयरफॉर राहुल गांधी का पॉलिसी है बिल्कुल वो कॉन्सेंट्रेट मोदी के सेंट्रिक है, नॉट कांग्रेस, प्रो कांग्रेस नहीं है। मोदी को गाली देते ही जाओ, गाली देते ही जाओ, जो भी करना चाइना से, चाइना चाइना उंगली दिखाएगा। सो देयरफॉर he forgot Wayanad. He thinks only about China. Whatever China does, Rahul Gandhi is drumbeating that in India. So therefore, we have to wait and watch. Congress lost its game in 5:0. Total analysis, if you see, there is no Congress in these 5 states. Tamil Nadu, they are only an extra luggage for DMK. I understand. DMK will also leave Congress if they win only 8 to 9 चलिए seats. राजगोपालन जी, They यहाँ will पर split आपको रोकना that चाहूंगी party. So क्योंकि therefore, इस वक्त के these are क्या very- आंकड़े हैं, क्या बड़ी तस्वीर फिलहाल जो इस वक्त के रुझान है उनसे क्या बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जानने के लिए मेरे सहयोगी शुभेंदु हमें इस पर विस्तार से बताना चाहेंगे। शुभेंदु बताइए। Right, thank you, Sakal and Mamtaji. The 5 big political thrillers releasing today, the most exciting among them all, West Bengal, if you look at the data as it is coming from West Bengal at the moment. We'll first look at the latest data in terms of trends, which party, which alliance is doing how. Of the 292 seats trends are here with us. Trinamool Congress has comfortably crossed the 203 margin. It's, remember, still the trends, not the final results. The BJP is at 89. That's how it stands at the moment. It's almost eerie when Prashant Kishore says that despite BJP's appeal, it may not be able to cross the 100 number. These are not the final results. However, that's what the data stands at the moment. Let's compare it vis-a-vis 2016 and now 2021. How have the results changed? We'll look at the manner in which the parties have performed differently in these 2 years. We're looking at West Bengal data first. Now, this is what over 200 seats in Bengal Assembly looks like. We see a sweep in 2016 by the Trinamool, 211 seats and BJP at 3. We're looking at the 2016 data first. CPM then still had a presence at 26 and others at 54. So these were the figures of 2016. Now, how has that transformed as of today in 2021, and the trends are here? Now, again, Trinamool has crossed the 201 mark. But if you look at the map, which was almost completely green in 2016, we see a significant and interesting rise of the saffron on the map of West Bengal. However, not remarkable enough. The BJP still is yet to cross the 100 mark. It's at 88 at the moment. However, what is interesting are these figures. What happened to the left and the Congress, the performance in 2016 as compared to now, where they're also waiting to open the score. Now, where has these votes particularly gone? One of the hunch is that the BJP has gained from the anti-Trinamool votes
that existed in West Bengal. Meanwhile, Trinamool, more or less, has been able to keep its voters together, again cross the 200 mark. These are, again, as we're saying, only the trends, not the final results. And we'll just clear it up and take a look at the final data once again. We're looking at West Bengal, how the data have come in so far. All the trends are here, not the final results. Trinamool Congress at 204, BJP at 88, and the most crucial battle is taking place somewhere here in Purva Midnapur. Nandigram is situated here. That's where the crucial battle between Subhendu Adhikari of the BJP and Mamata Banerjee of the TMC is taking place. So those were the updates that are coming in from West Bengal at the moment. Sakal, Mamta, back to you. Thank you very much, Shubhendu, for that quick one. And let's quickly go across to Assam also. Madhusmita has been standing by for a very long time. Madhusmita, 2/3 majority, good numbers for the BJP. We have been talking about it. It's pretty much in tandem with the exit polls. But then what do you think? You've covered the campaigning there. What do you think has been the winning point for Sarabanda Sonowal? Yes, definitely, Shakal, because during the campaigning time, the star campaigners for the BJP were Prime Minister Modi to Amit Shah. They have been visiting the state every consecutive day, it seems, in every part of the state, every nook and corner of the state. In fact, places like Dorog, then Majuli, such places were being visited by the star campaigners. And that is the main point that we can see that, yes, the people of Assam are thrilled with this, they seem that the BJP leaders and the Home Minister, the Prime Minister who comes and visit the state, which was lacking for the side of the Congress in the past years, where the central leaders hardly came to the state and meet the common people. And this is one of the big points for the BJP, that from the grassroots level itself, they go to the particular people of Assam and they find their problems, what they are facing, be it any part of the state. And this is what they have been doing in the last 5 years. And yes, for the developmental issues that they have looked upon, right from the flood, the erosion, such issues are taken up by the government, and the central government has given a lot of assistance for this, and due to which the government is looked upon, and the government led by Sarbananda Sonowal here in Assam has given a lot of promises also, which they have almost fulfilled as far the BJP government is concerned. And as we see a trend where the BJP is again coming back to power, and yes, the people are also they were like that maybe another 5 years we will see more developmental things in the state further. Shakal. जी, और मिधुस्मिता, अगर हम देखते हैं असम को, तो हम पाते हैं कि इस बार बीपीएफ बीजेपी के साथ नहीं, महाजथ के साथ गई, लेकिन यूपीपीएल बीजेपी के खेमे में आई, और यूपीपीएल के हिस्से में भी 7 सीटें इस वक्त रुझानों के हिसाब से नजर आ रही हैं। एजीपी, यूपीपीएल और बीजेपी तीनों के ही खाते में अच्छी सीटें आ रही हैं। क्या ये माने कि जिस तरीके की महाजोत का खड़ा करने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, सभी दलों को उठाकर जोड़कर किसी तरीके से इस तरह के समीकरण साधने की कोशिश की गई कि उन्हें आंकड़ा जुटा सके, वो जीत के लिए कोई आंकड़ा कहीं से जुटा सके, तो एक फॉर्मूला यूज किया गया। क्या ये कह सकते हैं कि जनता इस तरह के राजनीतिक फॉर्मूलों में नहीं, सिर्फ विकास के मंत्र पर ही वोट देती है? क्या असम इस बात का एक उदाहरण पेश करता नजर आता है? जी, डेफिनेटली ममता, ये एक बहुत बड़ी स्टेप जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ली थी, डेवलपमेंटल इश्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी बड़ी बढ़ावत पिछले 5 साल में मिल रही है और जितना जल्दी हर काम हो रहा है, उसको देखते यहाँ की जनता बहुत खुश है बीजेपी को लेके। और अगर हम बात करें महाजोट, जो कांग्रेस ने एआईडीएफ के साथ और बाकी जो यहाँ के रीजनल पार्टीज है उनके साथ जो गठबंधन किया था, लेकिन वो यही मान के चले थे शायद जो वोट बैंक है, जो माइनॉरिटी वोट बैंक जो एआईयूडीएफ का है, जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग रहते हैं,
लेकिन ये जो स्टेप था कांग्रेस के तरफ से ये बहुत भारी पड़ा कांग्रेस को, क्योंकि जो कि हमारे यहाँ के जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई, उन्होंने साफ किया था कि कभी कांग्रेस पार्टी कभी भी AIDF के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि इस बार क्योंकि जो AIDF के साथ जो महाजोट किया था, यही बहुत बड़ी एक झटका पड़ा पूरे अलायंस को, जो कांग्रेस लेड महाजोट है, क्योंकि इसको लेके ही जो यहाँ की जनता है बहुत नाराज रही कांग्रेस के साथ, क्योंकि पिछले यहाँ पे एक रीजनल जो थॉट्स है लोगों के बीच, जो इमिग्रेंट्स है, यहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स है, वो यहाँ पे आके सेटल हुए हैं। हालांकि इलीगल इशू जो है यहाँ पे बहुत बड़ी एक समस्या है। कांग्रेस बने रही हमारे साथ। फिलहाल क्योंकि हम असम की बात कर रहे हैं, तो असम के आंकड़े या इस वक्त के रुझान क्या तस्वीर पेश करते हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शुभेंदु के पास। জালুকবাৰী সমষ্টিত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ অন্তত প্ৰাৰ্থীসকলে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা এনে ধৰণৰ। To the northeast, the manner in which Assam has voted. Let's look at the latest data that is coming from the northeastern state of Assam. And that's how it stands. Reason to be happy for the BJP, and here's why. NDA has comfortably crossed the halfway mark. He's at 79. They're not the final results, these are trends, but NDA is comfortably positioned at 79. The much talked about Mahajat, the Congress alliance, is at 45 at the moment. And the kind of dent that was expected out of Ahom Jatiya Parishad, well, that is not visible as of now with these latest trends that have come in. Let's also now compare the manner in which the parties have performed vis-a-vis 2016 and 2021. We're looking at a comparative of how the parties have performed. Let's first look at how 2016 went. That's again, that was when the NDA first formed the government in Assam. BJP had scored 60. It has improved its score to 62 as far as the trends is concerned at the moment. The Congress had scored 26. It also improved a bit. The trend suggests that it is ahead on 30 seats. Now it's Ahom Gana Parishad that seems to be losing a bit of ground in alliance with the BJP, part of the NDA, from 14 to at present the trend suggests that 9 seats is on what Ahom Gana Parishad is ahead at the moment. Once again, a quick recap of how the data stands as of now. The northeastern states of Assam, where the BJP is making a comfortable mark. NDA is at 79, comfortably has crossed the halfway mark. The Mahajat at 45, and Ahom Jatiya Parishad, the new party that was supposed to be a disruptor, has not been able to disrupt as much. It's back to you, Sakal, Mamta. Kind of saffron surge that you see there again in Assam. Since we are talking about Assam, and Madhusmita is also with us. Madhusmita, last one from you before we wrap up this chunk. At the end of the day, the elections, assembly elections, are not on the national issues, regional issues, very basic. But in the last 1 year, we've seen so much of this twisting of narrative, particularly when you talk about Assam, the twisting of narrative, CAA, NRC, the opposition trying to mislead, the opposition trying to manufacture misinformation, mislead people, make it a poll issue, make it a rallying point for elections so that BJP, gets good drubbing on the basis of that, what we saw in Delhi. That, it seems, hasn't had any effect or resonance in these elections in Assam. Yes, definitely, Shakal, because it was a big issue. Before the pandemic started, people were quite that the regional emotional values that came up on that with the car issues and the NRC issue. But after that, when the pandemic, the coronavirus came upon, the state government, the way they have looked upon the people of Assam, that has given quite a good potential to the state government, because people are more concerned about their own health, because it was a big issue, and the way the health sector was taken by the state government, the current NDA government, was appreciable, and because of which the citizens of Assam has given a thumbs up to the government. And yes,
it seems, according to the trends, you can see that the state government, the BJP government will be at the power again for the second time after 5 years. And if we talk about Congress, the Mahajot, which had given a political issue regarding the car and the NRC, that wasn't an issue after that, because they were also trying to politicize particular things like the way the COVID patients were looked upon. Even the hospitals were not equipped. However, people have seen that the government, the current government, सारे उठे और इन मुद्दों के आधार पर according to the head, जनता it ने is अपना a वोट different देकर way. एनडीए को वापस से सत्ता थमा दी है। इसे स्पष्ट है कि जनता क्या चाहती थी, महाजोत ने जो कुछ किया वो असफल रही। फिलहाल तौसीफ अहमद खान, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन चलते चलते आपसे भी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से असंतुष्ट आपके नेता टीएमसी छोड़ने पर मजबूर हुए, क्या अब सत्ता वापस आती है तो क्या इस बार तृणमूल अपने खेमे को दुरुस्त करने की कोशिश करेगी? ये जो भतीजावाद और जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए गए हैं आपके दिग्गज वरिष्ठ नेताओं के द्वारा तृणमूल पर, क्या तृणमूल अब इन पर गौर करेगी कि अब अगर जीत मिली है तो वही जो नेता है उनको आजादी दी जाए, अधिकार दिए जाएं, भतीजावाद ना किया जाए? क्या तृणमूल इस दिशा में सोचने की सोचेगी? नहीं, देखिए, ये इस बात में कि भतीजावाद होता है या नहीं होता है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है इस सवाल पे। आप देखिए, अगर आप शुभेंदु अधिकारी जी की बात कर रहे हैं, तो जब उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि वो छोड़कर तृणमूल जाएंगे, तो उनको वरिष्ठ नेता रहे हैं, सीनियर दिग्गज नेता रहे हैं सौगत राय, उन्होंने उनको कांटेक्ट किया और उनकी बातचीत हुई। अभिषेक बनर्जी थे और ममता बनर्जी से भी फोन पे बात हुई, उनसे बोला गया था कि आप छोड़ करके ना जाओ। तो ये उनका अपना फैसला होता है। देखिए, कोई भी नेता जो है वो अपने लाभ के लिए अपने या फिर उन्हें सेंट्रल एजेंसीज का डर भय दिखाया जाता है या ऐसा कोई प्रॉमिस किया जाता है जो कि एक्चुअली तो आप वास्तव मानते में हैं कि पॉसिबल तृणमूल नहीं का है। अपने घर में कोई समस्या नहीं है? आपका कहना बिल्कुल यही कोई है? समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। पूरे आपको इलेक्शन बहुत ही मजबूती से लड़ा गया, ममता बनर्जी के नाम पे लड़ा गया। नेता ममता जो बनर्जी तृणमूल के छोड़कर बीजेपी में गए, आपको लगता है कि उनका उन्होंने जो सवाल उठाए हैं तृणमूल पे, उन सवालों का जवाब देना या उन सवालों को देखते हुए अपना घर दुरुस्त करना तृणमूल इस दिशा में नहीं सोचेगी? नहीं, उनके सवालों का जवाब जनता ने दे दिया है। आप देखें, आप बहुत सारे नेता हैं, सिर्फ एक नहीं है, काफी सारे नेता है। आप ही उनका लिस्ट बना देंगी दिन खत्म होते वक्त, जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे तो आप देखिएगा कि कितने लोगों को वहां पे जनता ने वोट देकर जिताया जो तृणमूल छोड़ करके गए या उनको हराया गया। ये लिस्ट आप शाम तक आपको दिख जाएगा। तो जवाब जनता ने दिया है। जनता बंगाल की चाहती है कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी रहे। बंगाल जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से जैसे चलता आया है बिल्कुल सही कहा आपने, शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन जैसा चलता आया वैसा नहीं। तौसीफ जी, चुनावी हिंसा एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। इस चुनावी हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी तृणमूल के ऊपर ज्यादा है क्योंकि वो सत्ता की सरकार है। ऐसे में क्या तृणमूल इस हिंसा को रोकेगी? ये बड़ा सवाल जिसको आने वाले दिनों में हमको जवाब मिलेगा। लेकिन चलते चलते राजगोपालन जी, बहुत संक्षेप में आपसे आखिरी टिप्पणी, अगर यही रुझान परिणामों में शाम तक बदल जाते हैं तो ये 5 राज्य किन मायनों में आने वाले चुनावों के लिए दशा दिशा देश की तय करते हैं, देश की राजनीति की दिशा तय करते हैं? मुझे लगता है ममता बनर्जी वापस आ जाएगी। डीएमके तमिलनाडु में वापस आने का टाइट कंटेस्ट है, 19-20 फर्क जैसे हिंदी में कहते हैं ऐसे है। पांडिचेरी में एनडीए आ रहा है, तमिलनाडु में एनडीए का जो बढ़त बनी हुई है, जो तमिलनाडु में डीएमके ने दुष्प्रचार किया है, बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है उसको तोड़ा है। हैदराबाद का बाद, केरला का बाद, कर्नाटका का बाद पुदुचेरी में बीजेपी जाना बहुत श्रेय जाते हैं बीजेपी लीडर्स का। दूसरी चीज है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का बिल्कुल टाइट पॉलिटिकल स्लैप मिला है क्योंकि शी वाज रूलिंग बेटर appeasement government. Now she will be learning a lesson. Those leaders who have deserted Mamata Banerjee will definitely be strength to the BJP. Mamata Banerjee lost her game, lost her political image at the national level. Therefore, it is not going to be a big challenge in 2024 for Narendra Modi. Things are satisfactory best. That means the status quo is there, same thing. Mamata Banerjee losing this Nandigram
is a big jolt to her. Even if she wins, it's not going to be a tight Yes. fight between Yes. this one. She lost her political image. She lost her political strength. Mamata Banerjee, you please govern West Bengal. Do not do one appeasement So politics we'll have to see against by Hindu 8 or o'clock, as per pro-Muslim. your, the deadline that you're drawn. 8 o'clock is when we finally get to decide tomorrow's headline. Is it going to be Mamata Banerjee losing Nandigram, or is it going to be Mamata Banerjee crossing 200 plus very comfortably? These are leads on Doordarshan. These are leads, remember. And before we wrap up this chunk, let me quickly hand it over to my colleague Shubhendu to explain a little bit in detail the history scripted by LDF in Kerala. Shubhendu, over to you. This round of elections of the 4 states and union territory will be remembered for the decisive victories. We looked at the trends in West Bengal, where the TMC is leading by a great margin, Assam, where the NDA BJP is comfortable. Let's now move to another state where a decisive victory is almost taking shape. We are looking at Kerala now, where LDF is making history. It is planning to come back. With a look at the data, in 4 decades, the party, no party in Kerala has won a consecutive election, but at 91 seats lead. These are trends, of course, but leading at 91 seats, LDF is in a rather comfortable position to continue to be in power. UDF fails to dislodge, fails to follow the pattern that Kerala has followed over the years. And interestingly, NDA, the BJP, is making a slow presence felt in the state of Kerala. Of course, the change is what we'll just look at in a bit as compared to 2016. The manner in which this year's election show a difference in Kerala. We're looking at the state of Kerala, where LDF is at a comfortable lead. Let's now look at the manner in which the scene has changed for the parties. Well, isn't it interesting? It almost looks like a mirror image if you look at the maps of 2016 and 2021. Now, the CPM then had 58 seats. We're looking at parties, all right? The parties, the manner in which they performed in 2016 and now in 2021. CPM, 58, to now at 55. Congress improving. It was supposed to turn the tables. Remember the pattern that Kerala follows. It hasn't been able to do that, from 22 to 25. And interesting for the BJP, from 1 seat to 3 seats, a very small rise. But remember, if you look at the local body polls and other elections, slowly but certainly BJP is trying to make its presence felt in a state where many said that BJP would have no present or future. So those are the updates coming in from God's own country. Just a quick recap of the manner in which the latest data of Kerala stands. As I mentioned, LDF has a clear trend ahead at 91 seats, leading on 91. All the trends have come of the 140 seats. And UDF at 46 fails to dislodge, and pretty much the pattern remains as it stood in 2016. And NDA just making a small presence felt from 1 to 3 seats. Those were the updates for now from Kerala. Mamta Sakal, back to you. बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, इस केरला के बारे में सारे तमाम अपडेट्स हमको देने के लिए। और चलते चलते सवाल लेना चाहेंगे राजगोपालन जी से। केरल के ही ऊपर चूंकि अभी बात हुई है, तो केरल के ऊपर ही राजगोपालन जी आपसे भी ये सवाल लेना चाहूँगी। बीजेपी 3 सीटों पर, 1 से 3 सीट, क्या ये एक संकेत है कि ज़मीन पुख्ता करने की दिशा में बीजेपी ने जो प्रयास किए हैं उस दिशा में आगे बढ़ी है? क्योंकि जब आपका सीट, अगर ये 3 आंकड़ा परिणामों में परिवर्तित होता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि बहुत सारी सीटें ऐसी भी होंगी जहां पे बीजेपी शायद दूसरे नंबर पे होगी, या जहां पर जीत का मार्जिन दूसरी पार्टी से बहुत कम भी रहा होगा। दूसरे या तीसरे नंबर पे बहुत सारी सीटों पे बीजेपी होगी ही। तो क्या ये माने कि जिस लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ा बीजेपी ने केरल में, कहीं ना कहीं उसको हासिल करती भी नजर आ रही है, हालांकि चुनौती कम नहीं है? बिल्कुल ममता चोपड़ा जी, आपने बिल्कुल अच्छा वर्णन किया है। लेकिन मुझे लगता है 2014-2019 विक्ट्री के बाद बीजेपी ने दक्षिण भारत में एकदम जोर डाल करके किया है। केरला, तमिलनाडु, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड पुदुचेरी। So you see the change in BJP strategy. BJP has become an all India party. जो तमिलनाडु में कहते आते थे द्राविड़ कड़गम, द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो DK, DMK, जो all कड़गम्स, they have accepted BJP as a state party, the Tamil Nadu party, as an all India party. Therefore, my understanding is that BJP is doing well in Kerala.
doing well in Tamil Nadu. They have got a major strength of position in both the states. BJP will do well in Kerala in 2024. You mark my words, BJP is going to be a strength for Kerala people, and communists will exist only in Kerala, JNU and in media. That's all. But what do you think has been the game changer for BJP in the southern states, the way you've explained, Rajagopalanji? What has been the game changer factor for the BJP? Do you think it's been the aggressive campaigning by the top brass of the BJP, even in small union territories like Puducherry? The acceptability of Narendra Modi, the governance, Okay. except this corona part, Mr. Narendra Modi have given Ayushman Bharat, toilets for every village, gas connection, Ujjwala scheme. These are all certain things. And you see the foresightedness of Mr. Narendra Modi. Anyone can, say anything. My understanding is Narendra Modi, as he came to power in 2019, he got three things important done: 370, CAA, Ram Mandir. If he waited for this, Corona would have eaten away. Thanks, जी Narendra Modi, you had a vision, you did it. चलिए राजगोपालन जी, इस वक्त ये जरूर कह सकते हैं because Narendra जी। Modi's sincerity, he has no family जी। luggage, extra luggage or son or son. राजगोपालन जी, इस वक्त थोड़ा कम है, लेकिन he will definitely do well. That is my summary of. चलिए ये बात जरूर कह सकते हैं कि इस बार के चुनावों में अभी तक जो रुझान आया है वो ये बात जरूर स्पष्ट कर रहे हैं कि जिन राज्यों में सत्तासीन सरकारों ने बेहतर काम किया है, जनता ने उन्हें वोट लाकर वापस रखा है। केरल में भी एलडीएफ ने अच्छा काम किया, असम में बीजेपी ने अच्छा काम किया और नतीजे हमारे सामने रुझानों के रूप में सामने हैं। फिलहाल जनादेश में यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन दिन भर आप तक इन चुनावों का एनालिसिस, इन चुनावों से क्या परिणामों से और रुझानों से क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, डीडी न्यूज़ पर हम लगातार आप तक पहुँचाते आ रहे हैं और पहुँचाते भी रहेंगे। और ध्यान रखें कि कोरोना काल में, इस महामारी के समय भी दूरदर्शन एक जिम्मेदार ब्रॉडकास्टर के तौर पर आप तक मतगणना के रुझान और नतीजे लेकर आ रहा है। हमारे संवाददाता भी जमीन पर सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए कि हमारे दर्शकों तक ये सारी जानकारी पहुंच सके। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।